So, hello everyone, my name is Sahil and this is brief introduction about myself. तो इस वीडियो सीरीज में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं बेसिक से लेके सारे एडवांस तक, वो हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। और जो एक कंसेप्ट रिलेटेड सीरीज होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट ये वाली जो सीरीज है इसका मेन एजेंडा यही है कि हम प्रॉब्लम्स के थ्रू कंसेप्ट हमारे क्लियर करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विच इज जिसका नाम है स्ट्रेस। ठीक है। तो चैप्टर 1 है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के अंदर भी अ, हम लोग आज जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम और किसी सेक्शन पर रिएक्शन कैसे निकालते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। ये सब करना क्यों ज़रूरी है वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है। तो जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सो कोई दिक्कत नहीं, हम कंसेप्ट भी करने वाले हैं। बट आप अगर इस प्रॉब्लम को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। तो जैसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम, क्या बोल रहा है वो कि द शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय अ स्मूथ थ्रस्ट बियरिंग एट बी। तो बी पर क्या लगी है, थ्रस्ट बियरिंग लगी है। ठीक है। तो बियरिंग एक ऐसे टाइप का, मतलब एक मैकेनिकल एलिमेंट बोल सकते हैं आप, जो रोटेशन अलाउ करता है। ठीक है। लेकिन किसी एक डायरेक्शन में वो मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। तो जैसे थ्रस्ट बियरिंग की बात अगर कर ले हम, तो यहाँ पे जैसे आपको कॉलर टाइप का कुछ दिख रहा होगा, तो ये एक्सियल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। एक्सियल मतलब ये जो शाफ्ट का जो एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है। सपोज ये मेरा कुछ शाफ्ट है इस टाइप से, तो ये अगर इस टाइप से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसा रोटेशन है इसका। तो इस एक्सिस के अबाउट वो जो यहाँ पर बी लगा हुआ है थ्रस्ट बियरिंग, वो शाफ्ट अगर ऐसे हिलने की कोशिश करेगा तो वो भी उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आ, कोई एक सपोर्ट है और ये मतलब ये शाफ्ट है और यहाँ पे ये थ्रस्ट बेयरिंग लगी हुई है। शाफ्ट इधर की तरफ जाना चाहता है एक्सियल डायरेक्शन में, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो वो उसके तरफ कौन सा एक्सियल फोर्स लगाएगा, रेजिस्टिंग वाला। ठीक है। तो उसी की हेल्प से वो आगे नहीं जा पाएगा। तो बी पर जो रिएक्शन जनरेट होगी वो कौन सा टाइप की होगी, बी पर जो रिएक्शन जनरेट होगी वो होगी एक्सियल डायरेक्शन में। तो हमें फिलहाल के लिए उसका डायरेक्शन पता नहीं है, तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मान लेंगे कि इस साइड रिएक्शन जनरेट हो रही। तो बी पर हमारी है थ्रस्ट बियरिंग। और सी पर क्या है, सी पर है जर्नल बियरिंग है। जर्नल बियरिंग क्या करता है, रेडियल डायरेक्शन में जो शाफ्ट की मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है। रेडियल डायरेक्शन मतलब शाफ्ट ऐसे घूम रहा है तो शाफ्ट ऊपर नीचे ना जा पाए। ठीक है। मतलब रेडियल मतलब ये शाफ्ट हो गया, सपोज इसको सर्कल मान लीजिए। सर्कल का जितने भी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी डायरेक्शन रेडियल हो गई। तो इन सारी डायरेक्शन में मोशन प्रिवेंट करना शाफ्ट का मतलब इस जर्नल बियरिंग का काम है। तो इसकी जो रिएक्शन आएगी वो कुछ ऐसी अपवर्ड टाइप की आएगी। ठीक है। ऐसा हम मान रहे हैं। तो करना क्या है हमें, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन ई। ठीक है। मतलब ई पर जो इंटरनल लोडिंग होगी वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो नए नए वर्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। इंटरनल लोडिंग क्या होता है। इंटरनल लोडिंग मतलब हमने जो बाहर से फोर्स लगाई है, ये जो यहाँ पर बेल्ट वेल्ट टाइप का कुछ भी अरेंजमेंट लगा हुआ है, इन पर एक्सटर्नली कुछ लोड लग रहा है। ठीक है। तो इस लोड के वजह से इस मटेरियल में, सॉरी फॉर दिस, इस एक्सटर्नल लोड के वजह से, किसी भी एक्सटर्नल लोड के वजह से मटेरियल में इंटरनली जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है उस टाइप की मतलब स्ट्रेसेस को या लोडिंग को इंटरनल लोडिंग बोलते हैं हम। ठीक है। क्योंकि बाहर हम कुछ अप्लाई करेंगे तभी अंदर कुछ जनरेट होगा। तो वही हमें पता करना है सारा। क्योंकि पॉइंट ये है ये सब करने का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि हमने ये लोड लगाया। ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है
और इस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, इस मटेरियल को की भी कोई स्ट्रेंथ होगी। अगर आप स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, मटेरियल साइंस अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि मटेरियल की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो एक होता है मटेरियल की स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक होता है इंटरनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन मटेरियल ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती है, ये दो ही चीजें होती है। तो अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ इंटरनल स्ट्रेस से ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर कितनी भी मतलब जितनी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, अगर वो इंटरनल स्ट्रेसेस मटेरियल की स्ट्रेंथ से कम है, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो फेल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि हम बाहर लोडिंग बढ़ाते जाए तो इंटरनल स्ट्रेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये तो सेम ही रहती है मोर और लेस। मटेरियल की स्ट्रेंथ एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू रहती है, ठीक है। बाकी वो टेम्परेचर वगैरह से अफेक्ट होता है, उस उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। बट अगर मोटा मोटी रूम टेम्परेचर पे हम मान के चले गए, रूम टेम्परेचर पे मटेरियल की स्ट्रेंथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोडिंग बढ़ाते जाए तो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो बराबर हो गई। और एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ये मटेरियल स्ट्रेंथ को सरपास कर जाएगी, मतलब इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू मटेरियल स्ट्रेंथ। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे मटेरियल फेल हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सेक्शन ई पर ही फेल हो, कहीं पे भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो पर्पस यही है हमारा इंटरनल लोडिंग निकालने का, कि हमें पता चले कि वहां पे लोड कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। बाद में जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो हम लोड हमने निकाल लिया, फिर उसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पहले लोड निकाल लिया, उसके हेल्प से हम निकालेंगे स्ट्रेस, ठीक है। फिर स्ट्रेस को कंपेयर करेंगे मटेरियल की स्ट्रेंथ से, फिर उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे कि यहाँ पे डायमीटर कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, डेटा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो पर्पस आपको क्लियर हो गया है कि क्यों पढ़ना है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो जब जब तक बातें इंटरनल लोडिंग निकालने की है, तब तक आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पता होनी चाहिए। जो कि क्या होता है, अगर मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लूँ मेरे, जेड एक्स वाई, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए सम ऑफ फोर्सेस इन ऑल द डायरेक्शन इज जीरो, विच इज एफ एक्स इज जीरो, एफ वाई इज जीरो, एंड एफ जेड इज जीरो, ठीक है। और मोमेंट about any axis, that is summation mx is 0, summation my is 0, और summation mz is 0, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए हमारी। तो ये छह जो कंडीशंस है हमारी इक्विलिब्रियम की, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए थ्री डायमेंशनल लोडिंग के लिए। कोप्लैनर के लिए तीन ही होनी चाहिए। वो कैसे होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कोप्लैनर मतलब दो ही एक्सिस है, वाई और एक्स, तो तीसरे का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएगी। और जब दो एक्सिस है तो मूवमेंट सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये दो भी चीजें नहीं आएंगी और सिर्फ ये आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स एफ वाई और एम जेड आएगा कोप्लेनर के लिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आपको यूज करनी है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल लोडिंग एक्टिंग ऑन एनी क्रॉस सेक्शन। तो अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। तो जब भी आपको इंटरनल लोडिंग निकालनी हो, तो सबसे पहले आपको, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है, ठीक है। तो जब भी आपको इंटरनल लोडिंग निकालनी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बनानी होगी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आपको सारे सपोर्ट को रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करना है, उन पर जो रिएक्शन लग रही है उससे रिमूव कर देना है, ठीक है।
अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, कई बार आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत पड़ सकती है, कई बार नहीं भी पड़ सकती है। जब नहीं पड़ेगी तब भी मैं बता दूंगा, और इसमें तो पड़ने ही वाली है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ई पे निकालना है, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला हाफ ले लो, ठीक है, चाहे आप ये वाला हाफ ले लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हाफ ले लो। आपको या तो बी पे पता होनी चाहिए रिएक्शन, या तो सी पे पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम रॉड को वापस बना लेंगे, लाइक दिस। तो ए पर हमारा लोड कितना है? ए पर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है 400 LB, मतलब 400 पाउंड, ठीक है। यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 4 फीट का, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट ई है, पॉइंट ए और ई का डिस्टेंस भी दे रखा है उन्होंने। ई के बाद है सी, और सी के बाद है डी, और डी पर भी आपका लग रहा है पॉइंट डी पर आपका लग रहा है 800 पाउंड, ठीक है। तो ये ए और डी पर डाउनवर्ड लोडिंग है, तो रेडियल वाला जो बियरिंग होगा वो क्या कोशिश करेगा कि वो ऊपर रख सके। मतलब इंट्यूशन से आपको पता लगना चाहिए कि ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये दोनों एक्सटर्नल लोड इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो रोलर, सॉरी, जर्नल बियरिंग जो मैंने बोला था, जर्नल बियरिंग क्या करता है? रेडियल डायरेक्शन में मूवमेंट प्रिवेंट करता है। तो ये नीचे रेडियली डाउनवर्ड है, तो ये रेडियली अपवर्ड टाइप की रिएक्शन आएगी, और इसको मैं आरसी बोल देता हूँ, ठीक है। सेम चीज बी पर अगर मैं करूँ, तो बी पर जो लोड आएगा आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बी पर कुछ इस तरीके का लोड आ रहा होगा, एक्सीएल वाला, इट इज से आरबी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब क्या कर लेंगे हम, हमें बी और सी से तो कोई मतलब है नहीं, हमें क्या चाहिए? ई पर निकालना है सारी चीज। तो हम एक चीज कर लेते हैं, पॉइंट, मतलब हम फ्री बॉडी डायग्राम ये वाले साइड की ले लेंगे, ई सी डी। आप ई बी ए लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ई सी डी लेके कर लेंगे। और उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? आरसी निकालना होगा। तो आरसी निकालना होगा, तो आरसी के लिए क्या करेंगे हम? पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट वाला इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी इज जीरो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हिसाब से। या तो इसमें तो इक्विलिब्रियम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन, इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ एफ वाई के हिसाब से डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? ये लग रही है -400, ठीक है। ये पॉजिटिव माना है हमने ऊपर की तरफ। तो ये एक फोर्स हो गई, ये एक हो गई, दैट इज -800। और सी पर क्या लग रहा है? सी पर लग रहा है आरसी, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा जीरो। तो आरसी क्या आ जाएगा? आरसी आ जाएगा आपका, ये 400 और 800 इज -1200, और -1200 इधर चले जाएगा तो +1200, ठीक है। आरसी हमारा पॉजिटिव आ गया। आरसी हमारा पॉजिटिव आ गया, क्या मतलब है इसका? कि हमने जो आरसी की डायरेक्शन एज्यूम की थी, ये हमने एज्यूम की थी, हमें एग्जैक्टली exactly पता नहीं था, ठीक है। हमने इंट्यूशन के हिसाब से एज्यूम कर ली थी कि ऐसा होगा। तो जो हमने एज्यूम किया था और जो एक्चुअल है वो दोनों सेम आया है। मतलब आरसी अपवर्ड की तरफ ही एक्ट कर रहा है, मतलब सी पे जो रिएक्शन है वो रेडियली अपवर्ड है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उसका मैग्नीट्यूड है 1200 LB, ठीक है। तो यहाँ से आरसी आपका आ गया 1200 LB। अब जब आपके पास रिएक्शन आ गई है, रिएक्शन जब आपके पास आ गई है, तो क्या करेंगे हम? ईसीडी वाले पार्ट को आइसोलेट कर देंगे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम लेनी है, तो ये वाले पार्ट को हम आइसोलेट कर देते हैं। तो इसको वापस बना देंगे ऐसा। डी पर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, विच इज 800, ठीक है। पाउंड है, ध्यान में रखना है, एलबी। सी पर आपका आ रहा है 1200 LB। पॉइंट ई पर हमें निकालना है इंटरनल लोडिंग,
ठीक है। तो या तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वर्टिकल रिएक्शन हो सकती है जिसको हम आर ई बोल देते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो सकती है जिसको हम आर, इसको आर वी ई बोल देते हैं, इसको आर एच ई बोल देते हैं, और ई पर मोमेंट हो सकता है जिसको एम ई बोल देते हैं। ठीक है। ये तीन चीजें हो सकती है इस सेक्शन पे। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना ली। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, सपोर्ट को हटा दिया, सबसे पहले सपोर्ट की रिएक्शन निकाली। ठीक है। उस जिस पार्ट का हमें फ्री बॉडी डायग्राम है उसको अलग से बनाया, सारी रिएक्शन वगैरह लिख दी, और जहाँ पे इंटरनल लोडिंग चाहिए वहां पे भी जो रिएक्शंस आएगी वो सारी लिख दी। तो ये सब करने के बाद आगे का टास्क क्या बचता है, अभी इंटरनल लोडिंग निकालने का मतलब क्या है, आर एच ई, आर वी ई और एम ई की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो फॉर पॉइंट ई, वापस से एक्स और वाई डायरेक्शन तो वही रहेंगे, दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, एक ही फोर्स है विच इज आर एच ई, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और कोई दूसरी फोर्स नहीं है, तो आर एच ई हमारी जीरो के बराबर है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आ जाएगा सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, आर एच ई की वैल्यू जब आ गई है तो आर एच ई एक साइड में लिख देते हैं, आर एच ई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वी हैव आर वी ई इज इक्वल टू, सॉरी, देन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आर वी ई पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर की तरफ है। सिमिलरली प्लस ये 1200 वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, एंड ये 800 नीचे की तरफ है। तीन ही है फोर्सेस, जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव। ऐसा हमने स्टार्टिंग में माना है, आपकी जो मर्जी हो वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कन्वेंशन आपके हाथ में है। तो आर वी ई ऐसा हो जाएगा, प्लस 1200 माइनस 800 इज नथिंग बट 400 इज इक्वल टू जीरो। तो आर वी ई इज इक्वल टू माइनस 400 एल बी। ठीक है। अब यहां आ गया माइनस साइन, माइनस साइन आ गया मतलब हमने आर एच ई को ऐसे माना था पॉजिटिव एक्स की तरफ, और वो ऐसे ही आ गया। ठीक है। लेकिन आर वी ई क्या है, हमने वर्टिकली अपवर्ड माना था, लेकिन वो वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा, वो कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो आर वी ई का एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा नीचे की तरफ। आर वी ई इज इक्वल टू 400 एल बी, एंड इट इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर की तरफ माना था, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे की तरफ है। ठीक है, क्लियर है। सो अब निकालना है हमें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन निकाल ली, अब मोमेंट निकालना है। ठीक है। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो सपोज हम बोल देते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ई इज जीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, मेरे लिए ई कन्वीनियंट है, मैं ई के अबाउट ले रहा हूँ। ई के अबाउट लूंगा तो आर वी ई और आर एच ई तो ई से पास कर रही है, तो इनका तो कोई मोमेंट आएगा नहीं। ठीक है। बिकॉज मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला मोमेंट कैसा है, एम ई वाला, इट इज क्लॉकवाइज, एम ई वाला क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है, मतलब फंडामेंटली जाता है थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, दिक्कत नहीं। सपोज ये जेड एक्सिस है। ठीक है। तो अगर एक्स की तरफ मैं अपना हाथ रखूं, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, आप भी ट्राई करना, एंड वाई की तरफ उसको टर्न करते लेके जाओ, तो थंब कैसे आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब जो काउंटर क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। और जो क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस माने हैं उसके हिसाब से। ठीक है। क्योंकि अब अगर आप जेड से एक्स, मतलब एक्स से वाई की तरफ जाओगे, ठीक है, ऐसे जाओगे, तो जेड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है। मतलब जो मूवमेंट बाहर की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, और जो मूवमेंट अंदर की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव आएगा, मतलब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव। अदरवाइज आपको जैसा मानना है वैसा मान सकते हो, कोप्लेनर में उतना कोई फर्क पड़ता है नहीं, वो थ्री डायमेंशन में जब वेक्टर वगैरह वाली चीजें लिखते हैं तब मे बी इनका थोड़ा इफेक्ट पड़े, बट इसमें तो उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप कोई भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे।
तो यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहा हूँ तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ही, तो इसको एम ई के बदले हम क्या बोल देते हैं कुछ, ठीक है कोई नहीं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ई इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एम ई नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज माना है हमने। एंड 1200 की वजह से जो मोमेंट आएगा, 1200 पहले तो लग कैसे रहा है वो देख लेते हैं। 1200 लग रहा है सी पे, और ये पॉइंट है डी पे। तो ई से सी तक का डिस्टेंस कितना है, ई से सी तक का डिस्टेंस है 4, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी है 4, ठीक है, 4 फीट। तो एम ई आपका आ गया माइनस, यहां से अगर मैं सी देखूं, सी कितना है, सी है 1200 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस क्यों आया, क्योंकि इसके वजह से जो मूवमेंट आएगा वो काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एम ई वाला जो है वो इस टाइप से टर्न करने का कोशिश कर रहा है, और सी वाला जो है वो इस टाइप से टर्न करने की कोशिश कर रहा है। सेम जो डी वाला है वो क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो डी वाले को हम लिखेंगे -800 इंटू ई से डी तक का डिस्टेंस कितना है, ई से डी तक का डिस्टेंस है 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा मूवमेंट, वही लिखा है हमने। सो माइनस एम ई हमें निकालना है, मतलब एम ई निकालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 3 36, 12 48, 4800 माइनस 8 8 64, तो इट इज 6400 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 64 48, 16 3 48, 16 4 64, तो यहाँ से -16 आ जाएगा, एम ई इज इक्वल टू -1600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम ई की वैल्यू आ जाएगी -1600 एल बी फिट, ठीक है। क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा मूवमेंट का, फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना। तो फोर्स आपका पाउंड में है और डिस्टेंस फीट में है, तो पाउंड फीट, और एसआई यूनिट में होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ से आ गया आपका नेगेटिव साइन आ गया एम ई का, मतलब जो हमने एज्यूम किया था मूवमेंट उसका उल्टा है, मतलब ये हमने एज्यूम किया था क्लॉकवाइज, लेकिन एक्चुअल में मूवमेंट क्या है, एक्चुअल में मूवमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है 1600 यूनिट इज पाउंड फिट, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने क्रॉस सेक्शन ई पर इंटरनल लोडिंग निकाल ली बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल लोड, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वीडियो एंड करने के पहले मैं बता देता हूँ। तो सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पीछे का पॉइंट ही ये है कि सपोज एक कोई बार है मान लो, ठीक है, एक लोड लग रहा है, ठीक है। अगर इस बार पे ये लोड लग रहा होता तो ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, स्ट्रेस तो आएगा नहीं इसमें, मतलब वो स्पीड वगैरह वाला झंझट छोड़ दो, लेकिन ऐसा रिजिड बॉडी है ऐसा मान के चलो, और ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे लोड कोई तो आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल एंड अपोजिट लोड लग रहा है, ठीक है, तब जाके इसमें स्ट्रेस आएगा। तो लोडिंग भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। मतलब सपोज अगर मैं बोल दूं कि एक बार है मेरे पास, इधर साइड लग रहा है 100 न्यूटन, और इधर साइड लग रहा है 150 न्यूटन, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये 100 न्यूटन, 100 न्यूटन वाला पार्ट, और दूसरा हो जाएगा ये 50 न्यूटन वाला। तो ये जो पार्ट है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट लोड वाला, इसके वजह से बाहर में क्या आएंगी, स्ट्रेसेस आएंगी, ठीक है। और यही हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और इसके वजह से बाहर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग डायनामिक्स का, जो हम कभी ना कभी कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो हमारे केसेस होंगे वो मोस्टली ये वाली चीज से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसलिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, एफ जेड जीरो, और एम एक्स जीरो, एम वाई जीरो और एम जेड जीरो, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।